नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पद आगे हैं वरिष्ठ अध्यापक के, जिसका लंबे समय से इंतजार था वो भर्ती आ गई है। अब तो कहूँगा कि मैं वो स्थिति है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो हम इंतजार कर रहे थे पदों का और ये वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती आ गई है। आपके सामने है वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती। कितने पदों पर आई है? ये आई है 8 विषयों के लिए। 8 विषयों के लिए ये भर्ती आई है। और कितने पदों पर आई है? ये आई है 2129 पदों पर। है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा, ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, लेकिन मैं यह नकारात्मक बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं कि जैसा मैंने पहले ही कह दिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से पद आए हैं और कब से ये पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लगातार ऐसा चलता रहता है। और जिस तरह से भर्ती निकाली जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की आवश्यकता थी और इतनी बड़ी भर्ती नहीं निकली है, लेकिन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि जिन्होंने चयन करवाना है, जो रात दिन तैयारी कर रहे हैं डटकर, वो चयन करवा ही लेंगे। तो किस प्रकार कितने में? सबसे पहले हिंदी विषय आता है। हिंदी विषय के 273 पद हैं, या कुल मिलाकर हम 288 पद कहेंगे। कितने पद हैं? 288 पद। अंग्रेजी विषय की हम बात करें तो अंग्रेजी विषय के 327 पद है। 242 जो पद है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र से है और 85 पद जो है वो अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित है और कुल जो है 327 पद। आज जो मैं बात करने वाला हूं, साथ साथ में हम आज बात करेंगे कि इस वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है इसके अंदर क्या क्या किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और हमें इस फॉर्म को भरते वक्त किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो गलती, जैसे व्याख्याता भर्ती की जो परीक्षा थी उसके अंदर जब फॉर्म भरे गए थे तो कुछ विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि उनके द्वारा कुछ गलतियां कर दी गई हैं। तो आज मैं वो सभी बताने वाला हूं कि वो गलतियां इस बार न करें। और एक और बता दूं कि आप किसी के भी जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है उनके कमेंट्स पढ़ लेना। जो भर्ती से संबंधित जो भी होंगे ना वीडियो बनाए हुए, उनके कमेंट्स पढ़ लेना। उसमें बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा लिखा हुआ आएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अभाव में मैं ये फॉर्म नहीं भर पाया, मेरा इस तरह से फॉर्म भरा गया है, क्या सही होगा या गलत होगा। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है ना। तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अभी जब जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो, आप उसी वक्त ही अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। ये लास्ट डेट का इंतजार न करें, जितना जल्दी हो उसके फॉर्म भरे, श्री गणेश कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। और सबसे अधिक पोस्टें आई है गणित की 539। गणित पर तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं। 539, 155 और 694 पोस्टें हैं। कितनी है? 694। हिंदी में कितनी थी? 288 और अंग्रेजी में 327 पोस्ट थी। विज्ञान की बात करें तो 261 पोस्ट है और कुल है 350। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो थोड़ा सा कम है, 70 है। कुल 88 पोस्टें हैं, लेकिन ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नाम मात्र की पोस्टों पर योद्धा लड़ा करते हैं। संस्कृत 276, बहुत शुभकामनाएं संस्कृत वालों को। बड़ी भर्ती आई है, अभी उनकी एक भर्ती चल रही है, एक भर्ती और आ गई है। 276, कुल मिलाकर 309 पद है। पंजाबी के भी 64 पद है, कुल मिलाकर 64 पद है। बहुत बहुत बधाई हो पंजाबी वालों को भी, विशेषकर गंगानगर वालों को। गंगानगर क्षेत्र में पंजाबी के जो वरिष्ठ अध्यापक ज़्यादातर चयनित होते हैं। उर्दू की बात करें तो 2 पद है उर्दू के और कुल 9 पद है, ठीक है ना। और इस तरह से कुल मिलाकर ये जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1727 और कुल 2129 पदों पर यह भर्ती हो रही है। आयु का क्या रहेगा वो भी हम देखते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या विशेष है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निर्वासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन से भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। कहने का मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख लें। भरते वक्त ये जो क्रम होता है ये आपने जरूर बताना है कि पहले जो है अनुसूचित क्षेत्र के निर्वासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में
ऑनलाइन आवेदन भरे एवं अन्यथा उन्हें अनुसूचित आरक्षित पदों के विरुद्ध, मतलब आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरे, क्या भरे, अपनी प्राथमिकता का क्रम भरे, ठीक है ना, ये जरूर भरना है, ये ध्यान रख लेना। यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये बात ध्यान रख लें। अब हम देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं रहने वाली हैं इसके लिए। ये एक प्रकार की सीधी भर्ती है, स्थायी भर्ती है, ठीक है ना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी गई है। इसमें एक बात और लिखी है, किसी वर्ष विशेष में, एक बात और लिखी हुई है, आगे चलकर आयु भी बताएंगे कितनी चाहिए, इसमें आयु में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह या पृथकता या तलाकशुदा महिलाओं में से किसी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। रिक्तियों न होने की दशा में रिक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह, पृथकता, तलाकशुदा अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थी के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्षीय वर्ष के लिए अग्रनित नहीं की जाएगी, मतलब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर विधवा विच्छिन्न विधवा नहीं है, अगर विधवा कोई नहीं मिलता है तो विधवा में विच्छिन्न विवाह, पृथकता, तलाकशुदा को भी भरा जा सकता है इस भर्ती को। और विच्छिन्न विवाह, पृथकता, तलाकशुदा भी नहीं मिलती है तो जो पुरुष है उससे भी भरा जा सकता है। तो ये सारी चीजें उसी कैटेगरी के पुरुष से भरी जा सकती है, लेकिन ये जो आगे नहीं जाएगी। इसके अलावा आयु का देख लेते हैं, मुख्य मुख्य बातें, बाकी बातें विस्तार से बाद में करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बिंदु संख्या 1 से 8 तक के प्रावधान, अच्छा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन और उसके जो इक्वल है वो यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त कोई भी जो जहाँ से यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए उस विषय में। हिंदी वालों के लिए हिंदी में ग्रेजुएशन, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी में, गणित वालों के लिए गणित में, संस्कृत, उर्दू है, पंजाबी इसी का है। विज्ञान विषय के लिए अलग दे रखा है कि वो जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से 2 का जो भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे दे रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये इस तरह से दे रखा है। सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए भी ये 2 का कॉम्बिनेशन दे रखा है, वो आप लोग देख लेना बाद में, ये टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम है और लेवल जो है 11 पर पे होगा और परीक्षा काल में फिक्स पे मिलेगा। इसमें दे रखा है शैक्षणिक अर्हता, बहुत जरूरी बात है। शैक्षणिक अर्हता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें क्या है कि एमए वाला मैटर नहीं रहता। व्याख्याता में क्या रहता है कि एमए वाला मैटर रहता है कि एमए प्रीवियस की है कि एमए फाइनल की है, इसमें एमए की आवश्यकता रहती नहीं है। और इसमें बीए का भी मैटर नहीं रहता। बीए का क्यों नहीं मैटर रहता, बीए का मेरे तात्पर्य है कि ग्रेजुएशन, स्नातक जो है, स्नातक का भी मैटर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर वही दे सकता है जिसने मतलब बीएड वही कर सकता है जिसने स्नातक कर रखी हो, ठीक है ना। जिसने स्नातक कर रखी हो वही बीएड कर सकता है और जिसने स्नातक और बीएड दोनों कर रखी होगी वही सेकंड ग्रेड का पेपर दे सकता है। तो स्नातक तो पहले हो चुकी होती है, अब रहती है बात बीएड की कि बीएड में उसका कौन सा वर्ष चल रहा है। अब अगर उसने पहले वर्ष के पेपर दे दिए हैं और दूसरे वर्ष में अभी एडमिशन नहीं हुआ है तो भी वो ये पेपर दे सकता है, कि इसमें लिखा है कि होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। लेकिन इसमें आगे दे रखा है कि किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कि प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, प्रतियोगी परीक्षा जब तक परीक्षा होगी तब तक, तो परीक्षा कब होगी, परीक्षा जुलाई से पहले होने वाली है नहीं, और जुलाई तक मेरे अंदाजे से बीएड वालों के पेपर अगर अब चल रहे हैं किसी के तो वो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भर सकते हैं। और आगे एक ऑप्शन और आएगा, उसमें बताया गया है कि आप बाद में
एक बार आपको लगता है कि आप योग्य हो जाएंगे तो आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आगे पीछे होती रहती है भर्ती, तो ऐसी स्थिति में भर दीजिए। वो तो अंत में 1 महीने पहले या 60 दिन पहले क्या है कि वो कहते हैं कि अगर कोई योग्य नहीं है तो वो अपना फॉर्म उठा ले। अगर वो फॉर्म नहीं उठाता है, योग्य न होने के बावजूद भी अगर फॉर्म नहीं उठाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके भी काफ़ी सारे नियम फिलहाल बना लिए गए हैं। आयु की बात करें तो आयु न्यूनतम जो है 18 वर्ष है, अधिकतम जो है 40 वर्ष है। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। मैंने कहा था कि आयु संबंधी कुछ चेंजिंग हुई है, तो वो चेंजिंग क्यों हुई है? क्योंकि लास्ट आयु की गणना 1/1/2023 रखा गया था। कब हुआ था? 2022 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, 1/1/2023 रखा गया था। पदों हेतु 2000 तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधान अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी। कहने से तात्पर्य ये 40 की जगह कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। व्याख्याता में ये कितना है? 41 है। व्याख्याता में ये 41 है और इसके अंदर कितना हो जाएगा? 42 वर्ष हो जाएगा, न्यूनतम 42 वर्ष हो जाएगा। बाकी ये छूट मिलने वाली है। क्या छूट मिलने वाली है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट मिलने वाली है। अतः ये वाले व्यक्ति जो है ये 47 साल तक परीक्षा दे सकते हैं। और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो है, जो महिलाएं हैं, उनको 10 वर्ष की छूट है। तो वो 47 कितना हो गया? 42 और 10 52, वो 52 वर्ष तक ये परीक्षा दे सकती है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, सामान्य जो महिलाएं हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट है और 2 वर्ष की ये छूट होगी, तो वो 47 वर्ष तक, वो भी 47 वर्ष तक कर सकती है। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला जो है, विधवा, विच्छिन्न विवाह या प्रत्यक्ता जो है, इनके लिए अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी आयु में परीक्षा दे सकती हैं, 58 साल तक, 57 साल तक। उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। इसके अलावा है चयन प्रक्रिया जो रहेगी वो पेपर के माध्यम से रहेगी। परीक्षा स्थान में तिथि के संबंध में यथास्थान सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना, आवेदन अवधि, आवेदन जो है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं? आवेदन जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 26/12 से हो रहे हैं। 26/12 से लेके 24/1/2025 तक रात्रि 12 बजे। 26 से शुरू होते ही आप तो टूट पड़ना, ठीक है ना, और अपना आवेदन कर देना। या फिर 26 से लेकर 10 दिन, 6 तारीख तक आप वेट करना। और 10 दिन जो वेट करो उस दौरान ये ध्यान रखना कि क्या किस प्रकार के नियम हैं और किस प्रकार से विद्यार्थी जो है फॉर्म भरने में कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। जो गलती हो रही है वो गलती आप न करें। OTR वगैरह में समस्या आती है वो आप चेक कर ले, अपना आधार कार्ड वगैरह सही करवा ले। जो आप व्याख्याता में गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां यहाँ न करें। एक बार फिर से आपके पास मौका है। OTR से संबंधित इसके अंदर एक सूचना दी गई है, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ठीक है ना, rpsc rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ठीक है ना, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर अथवा SSO ID पोर्टल के माध्यम से भरी जा सकती है। SSO rajasthan.gov.in पर लॉगिन करने से सिटीजन ऐप G2C आएगा में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करेंगे। रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करने पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना होगा। प्रथम बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी, समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे। ये जो डाटा होता है ये हम जब आधार कार्ड लेते हैं तो आधार कार्ड के आधार पर लेता है। तो आपका नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, ये सभी जो आधार कार्ड में होते हैं, तो आधार कार्ड के आधार पर जब लेता है
तो आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में आपका वही नाम होना चाहिए जो आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में है, ठीक है ना। दोनों में एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों में अंतर हुआ तो बाद में फिर वो शपथ पत्र वगैरह देना पड़ता है, काफ़ी समस्या रहती है। तो इस वजह से अगर चेंज होता है तो चेंज कर लें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर अपने OTR नंबर, उनको केवल OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। OTR वन टाइम रजिस्टर करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। OTR करने के बाद में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग और सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा जो है उसमें किसी प्रकार का जो है संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानी पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेवें। यदि इससे कोई अंतर है तो आधार कार्ड SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कराने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन भरने की कार्रवाई करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपकी शैक्षणिक योग्यताओं में और आधार कार्ड में नाम में अंतर है, जन्म तिथि में अंतर है, पिता के नाम में अंतर है या किसी चीज में इनमें नाम अंतर है तो वो पहले संशोधन करवा लें और उसके बाद ही OTR करें, नहीं तो समस्या क्रिएट हो सकती है। ये पहले से ही कर ले, बाद में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। और बाद में जो 60 दिन पूर्व RPSC कहती है कि आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो कर ले, तो बाकी चीजें तो तब भी संशोधित हो जाती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये तब भी संशोधित नहीं होती है। ये तभी हो पाती है जब आप फिर से अपना मूल डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं। अतः आधार कार्ड अवश्य कर ले। एक बात और ध्यान रखें, OTR करते वक्त फोटो जो है वो 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन में आ सके। जैसी फोटो यहाँ अपडेट कर रहे हैं वैसी फोटो अपने पास भी रख लें ताकि वहां जब प्रवेश पत्र पे लगाओ तो वही डिट्टो लगाओ और साथ लेकर जाओ तो वही एकदम वही फोटो लेकर जाओ। 3 वर्ष आधार कार्ड पर अगर फोटो है तो उसे चेंज करवा लें, आधार कार्ड पर अगर फोटो है तो उसे चेंज करवा लें, ये ध्यान रखें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करें। लाइव फोटो अपलोड करेगा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपने लाइव फोटो का प्रीव्यू देकर फोटो की सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब लाइव फोटो होगी तो पहले लाइव फोटो का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइव फोटो का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ये देख लीजिए, लाइव फोटो का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, उसको देख ले। पिछली बार आया था, पिछली बार जो देखा था कि उसके अंदर कहा कि वो फोटो जो है वो तो बिल्कुल काली आ गई है, मेरी फोटो तो काली आ गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो लाइव फोटो है वो प्रीव्यू देख ले, अगर सही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो सही लाइटिंग करके, क्योंकि जो फॉर्म भर रहा है उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको जो फॉर्म 200 रुपये 300 रुपये लेने हैं उतने से मतलब होता है उसको, ठीक है ना। आपकी फोटो कैसी आ रही है ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले पूरी की पूरी ये प्रोफाइल निकालें और उसको कम से कम 3 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर फॉर्म भरने जाए। जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, दूसरी बार भर रहे हैं, तीसरी बार भर रहे हैं, जो लंबे समय से फॉर्म भर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें आप ध्यान देकर ही फॉर्म भरने जाए। फीस की बात करें तो फीस की क्या कंडीशन रहने वाली है। फीस जो है, ये पेपर जो है, पेपर कितने अंक का होने वाला है। पेपर जो है कुल 500 अंक का होने वाला है। पेपर कितने अंक का है, 500 अंक का पेपर होने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो 200 अंक का रहता है और जो दूसरा पेपर है वो 300 अंक का रहता है। कहने से तात्पर्य ये है, जिसे हम जीके कहते हैं वो 200 अंक का रहता है और जिसे हम विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, वो 300 अंक का रहता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और नेगेटिव मार्किंग पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। कुल 5 ऑप्शन आने वाले हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर क्या है, 40% वाला रहने वाला है। कान खोलकर सुन लेना भैया, फिर मत कहना कहा नहीं सर ने, ठीक है ना।
40% फर्स्ट पेपर के अंदर आने जरूरी है, तभी आपकी कॉपी आगे जाएगी, नहीं तो दूसरी कॉपी आपकी चेक भी नहीं होगी। 40% प्रोवाइड द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाई 5% फॉर द कैंडिडेट। जो SC ST के कैंडिडेट है, कौन कौन से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये जो SC और ST के कैंडिडेट है इन्हें सिर्फ 35% लाने हैं, और बाकी सभी को इन्हें कितने लाने हैं, 35%, और बाकी सभी को कितने प्रतिशत लेकर आने हैं, 40% लेकर आने हैं। फीस का क्या रहेगा, फीस वही 400-500 रुपए लगेगी, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, फीस वो अपने आप ही आपसे ले लेगा, ठीक है ना। तो ये सारी सूचना है। और आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रकार की वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए संकुल मार्गदर्शन ऐप को डाउनलोड अवश्य कर लें। SUNKUL संकुल मार्गदर्शन ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। वहां हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण सामग्री, यहां तक कि PDF, हाथ से लिखे हुए नोट्स, वीडियो, संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी विषय से संबंधित, चाहे रीट, SI, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे UGC नेट कोई भी हो, सभी की हस्तलिखित जो है नोट्स जो है वो वहाँ फ्री उपलब्ध होने वाले हैं। वीडियो भी फ्री उपलब्ध होने वाले हैं। नाम मात्र के, मतलब जो चार्ज लगेंगे वो आपको जरूरी नहीं है, बाकी बहुत कुछ वहाँ फ्री मिलने वाला है। संपूर्ण कोर्स तक वहाँ फ्री मिलेगा। तो एक बार गूगल के प्ले स्टोर से जाकर संकुल मार्गदर्शन नाम से जरूर कर लें। और अगर कोई समस्या आए तो 63-771-24-802 पर अवश्य कॉल करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घबराना नहीं है, जो जीतेगा वही जो लड़ेगा नहीं वो क्या खाक जीतेगा, ठीक है ना। लड़ाई मैदान में बाद में और यहां पहले होती है, पहले यहां से जीतना है। डरना नहीं है कि कम पोस्टें आई है, पोस्टों से क्या फर्क पड़ता है। जो RS की परीक्षा देते हैं वो भी तो करते हैं ना, SDM IAS कलेक्टर जो बनते हैं वो भी परीक्षा देते हैं ना, वो भी अपने जैसे ही होते हैं। और अपने जैसों में से टॉपर भी तो अपने जैसों में से ही आते हैं ना। तो फिर घबराना किस बात का। 21 से 29 पोस्टें बहुत होती हैं, इतनी तो काफी है। जय हिंद, जय भारत।